हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब परिवार अरुण अकेडमी में। आज की क्लास में लोग पढ़ेंगे बाल विकास का सेट नंबर 5वां। जितने भी 2011 से 2024 अब तक जितने सीटेट के प्रीवियस ईयर एग्जामों में अटेंड किया हुआ प्रश्न है, सब हम लोग एक सेट के माध्यम से कर रहे हैं। तो आज बाल विकास का सेट नंबर 5वां है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए, जितने भी प्रश्न लेकर आए हैं सब PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर एग्जामों में अटेंड किया हुआ प्रश्न है। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखते हैं। विकास के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पे कौन सा कथन सही नहीं पूछा है, यानी कि गलत पूछा है, तो हमें गलत खोजना है। क्या बच्चे विभिन्न दरों पर विकसित होते हैं? बिल्कुल सत्य है। ये तो हमारा ऑप्शन क्या है, सत्य है, क्योंकि जो बच्चे की विभिन्न दर होती है वो दरों पर क्या होते हैं, विकसित होते हैं। अनेक प्रकार के विभिन्न प्रकार के दर होते हैं, क्योंकि दर जो होती है सेम नहीं होती है, समान नहीं होती है, विभिन्न दरों पर विकसित होते हैं। तो विकास अपेक्षाकृत क्रमिक होता है, बिल्कुल सत्य है। आनुवंशिकता विकास का एकमात्र कारण है। अब ये बताइए, जो ये आनुवंशिकता है ये विकास का एकमात्र कारण है? नहीं। तो विकास का इस आनुवंशिकता के साथ साथ पर्यावरण भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा 3 राइट हो जाएगा, क्योंकि गलत का गलत पूछा था तो हमें गलत ही खोजना था। जो आनुवंशिकता है विकास का एकमात्र कारण नहीं है, विकास का साथ साथ आनुवंशिकता भी होगा और उसके साथ क्या होगा, पर्यावरण भी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। मानवीय क्षमताएं जैसे कि बुद्धि, समस्या समाधान और समालोचनात्मक चिंतन का सापेक्ष रूप से विकास के किस क्षेत्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है? तो क्या शारीरिक या संवेगात्मक या संज्ञानात्मक या नैतिक? तो ऑप्शन नंबर 3 हम लोग लॉक कर देंगे, संज्ञानात्मक। क्योंकि संज्ञानात्मक एक मानसिक क्रिया है। क्या है? एक मानसिक क्रिया है जिसके अंतर्गत व्यक्ति किसी के बारे में जैसे सूचना प्राप्त करना, समस्या समाधान, चिंतन मनन आदि कार्य करता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अभिकथन ए देख लेते हैं और कारण आर। तो अभिकथन ए क्या कह रहा है, देखिए, बच्चे केवल औपचारिक स्कूली शिक्षा द्वारा ही कौशल, मूल्य और रीतियां ग्रहण करते हैं। देखिए केवल यहाँ पे बात कर दी, केवल औपचारिक रूप से। तो बच्चे क्या है, केवल औपचारिक रूप से नहीं, उसके साथ साथ अनौपचारिक भी हो जाएगा। और हम संपूर्ण पेडागोजी जो पढ़ाए हैं आप लोग को मैराथन क्लास, उसमें एक एक कीवर्ड आप लोग को बताए हैं, यानी कि पॉजिटिव निगेटिव क्या क्या कीवर्ड है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से बताए हैं। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार देखिएगा, मजा आ जाएगा। क्योंकि केवल शब्द आ गया तो ये गलत हो जाएगा हमारा, क्योंकि ये निगेटिव है। तो बच्चों का समाजीकरण एक सरल व रेखीय प्रक्रिया है। क्या जो समाजीकरण है वो सिर्फ सरल रेखीय प्रक्रिया है? नहीं, बच्चों का समाजीकरण एक सरल और रेखीय प्रक्रिया नहीं होती है, बल्कि यह अलग अलग समाज में विकास प्राप्त करते हैं, जिनका प्रभाव उनके शिक्षण, कार्य और व्यवहारिक जीवन में देखा जा सकता है। तो यानी कि एक सरल रेखीय प्रक्रिया नहीं है, यानी कि ये भी गलत हो जाएगा। तो कथन ए और कारण आर दोनों गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा लॉक हो जाएगा। ए और आर दोनों गलत है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। जीन पियाजे के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था को प्राप्त करने के लिए समाधान की निरंतर खोज करने में लगा रहता है? क्या संतुलन या असंतुलन या आत्मसातकरण या समंजन? तो ऑप्शन नंबर पहला हम लोग लॉक कर देंगे, संतुलन। देखिए संतुलन जो है ये क्या होता है, जो आत्मसातकरण जिसकी एसिमिलेशन हुआ, जिसमें जीन पियाजे के अनुसार इसमें जैविक परिपक्वता आता है, तो सामाजिक अनुभव, सक्रिय गतिविधि और संतुलन की अवस्था को शामिल किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर पहला हमारा राइट हो जाएगा। देखिए जीन पियाजे जो हम टॉपिक बताए हैं बहुत ज़बरदस्त तरीके से, उसमें एक एक पॉइंट मिस मत करिएगा, सब पॉइंट हम रखे हैं जो जीन पियाजे का पूरा निचोड़, तो जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं।
तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्क किस चरण की विशिष्ट विशेषता है? क्या संवेदी गत्यात्मक चरण, या औपचारिक चरण, या पूर्व संक्रियात्मक चरण, या मूर्त संक्रियात्मक? तो देखिए, इसमें क्या होता है, जो परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्क है ये औपचारिक संक्रियात्मक यानी कि ऑपरेशनल चरण की विशिष्ट विशेषता है। किसमें? फार्मल ऑपरेशनल यानी कि औपचारिक, जिसे अमूर्त भी कहते हैं। तो ये जीन पियाजे की चौथी अवस्था यानी कि सबसे लास्ट अवस्था है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा हम लोग लॉक कर देंगे। तो इसमें क्या होता है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में 11 वर्ष की आयु से आरंभ होती है, यानी कि 11 से 15 होती है। जो पहली अवस्था होती है संवेदी गामक अवस्था 0 से 2 होती है। दूसरी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 होती है। और तीसरी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 7 से 11 होती है। और चौथी यानी कि लास्ट अमूर्त संक्रियात्मक, जिसे औपचारिक, ये क्या होता है, इसमें नियम से उदाहरण की तरफ चलते हैं। तो याद रखिएगा कि परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्क ये औपचारिक संक्रियात्मक चरण की अवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बच्चे अनैच्छिक, क्या देखिए, अनैच्छिक सहज क्रियाएं से ऐच्छिक क्रियाओं की ओर बढ़ना आरंभ कर देते हैं? तो देख लेते हैं, क्या संवेदीय गत्यात्मक अवस्था, या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, या मूर्त संक्रियात्मक, या औपचारिक संक्रियात्मक? तो इसमें बच्चे क्या करते हैं, संवेदीय गामक अवस्था, इसके अनुसार इस अवस्था में जैसे कि सहज क्रियाओं से ऐच्छिक क्रियाओं की ओर बढ़ना यानी अनैच्छिक से ऐच्छिक। तो संवेदीय गत्यात्मक अवस्था में जन्म से 2 वर्ष या 0 से 2 वर्ष की तक आयु भी मानी जाती है। तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन इसका लॉक हो जाएगा, संवेदीय गामक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जितने PYQ सब प्रीवियस ईयर में ट्रेंड किया हुआ है। तो हेंज दुविधा को सुनने के बाद 8 वर्षीय गुरप्रीत कहता है कि हेंज को पैसा चुरा लेना चाहिए क्योंकि उसे इसकी ज़रूरत है। तो नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे सही और गलत, क्या देखिए सही और गलत, तो हेंज का नियम जो नैतिक विकास का सिद्धांत है, सही और गलत पे निर्णय होता है। तो सही और गलत का फैसला व्यक्तिगत जरूरतों और चाहतों के आधार पर करते हैं। तो क्या दंड और आज्ञा पालन? नहीं। यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुख, या अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिमुखता, या कानून और व्यवस्था अभिमुखता? तो ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा राइट हो जाएगा, क्योंकि सही और गलत जो निर्णय ले रहा है तो अपने आप में क्या है, परिपूर्ण है। तो यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखता होता है। तो दूसरा हमारा सत्य हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत को किस तरह का सिद्धांत माना जाता है? तो देखिए, हम आप लोग को क्या बताया, जो लेव वाइगोत्स्की का टॉपिक पढ़ाए थे तो आप लोग को यही बताए थे कि जहाँ समाज और संस्कृति दिखे तो आप सीधे कहाँ जाएंगे, लेव वाइगोत्स्की के पास जाएंगे। सबसे ज़्यादा इन्होंने भाषा पे बल दिया है, समाज और संस्कृति, लेकिन लैंग्वेज को महत्व दिए है। और पियाजे क्या है, विचार को पियाजे बताते हैं कि पहले विचार आता है बाद में भाषा आती है, लेकिन लेव वाइगोत्स्की बताते हैं पहले भाषा बाद में विचार। तो याद रखिएगा, इन्होंने लेव वाइगोत्स्की ने ज़्यादा भाषा को महत्व दिए हैं, तो पियाजे ने विचार को दिए हैं। और सामाजिक और सांस्कृतिक, क्योंकि बच्चे समाज और संस्कृति के साथ इंटैक्ट करके अंतः क्रिया करके सीखते हैं। तो ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा राइट हो जाएगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों में संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को किसके माध्यम से सुगमता दी जाती है? क्या नकारात्मक पूर्वबलन, या प्रतियोगिता, या भाषा, या आनुवंशिक विन्यास? तो हम अभी आप लोगों को क्या बताएं कि लेव वाइगोत्स्की ने भाषा को महत्व दिए हैं। तो ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा राइट हो जाएगा। और पियाजे विचार को बताए थे कि पहले विचार तब जाके भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शिक्षा को बाल केंद्रित बनाने के लिए निम्न में से क्या बदलाव जरूरी है? तो क्या बदलाव जरूरी है? तो देखिए, हम आप लोग को संपूर्ण पेडागोजी में पढ़ाए थे, रचनात्मक मूल्यांकन ये क्या है, ये पॉजिटिव है, योगात्मक मूल्यांकन निगेटिव है। तो ये रचनात्मक से योगात्मक जा रहा है तो गलत हो जाएगा। अगर यही योगात्मक से रचनात्मक जाता तो सत्य रहता। अब देखिए,
कंठस्थ स्मरण से क्रिया आधारित अधिगम की ओर। बिल्कुल ये कंठस्थ की बात नहीं कर रहा है। हम तो आप लोग को पता है कि जहाँ कंठस्थ याद, तुलना, रटना, मारना ये सब दिखे तुरंत गलत हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन समझने की ऑप्शन कोशिश करिए। देखिए कंठस्थ स्मरण से क्रिया आधारित अधिगम की ओर जा रहा है, यानी कि कंठस्थ स्मरण रटने की बात नहीं कर रहा है। अगर यही क्रिया आधारित अधिगम से कंठस्थ स्मरण की तरफ आता तो गलत हो जाता। तो हमारा ये क्या है, सत्य हो गया, क्योंकि व्याख्यान विधि भी गलत है, मानकीकृत भी हम आप लोग को सब संपूर्ण पेडागोजी में एक एक कीवर्ड बताए हैं। तो आप लोग अगर नहीं देखें तो वो देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हावर्ड गार्डनर के बुद्धि के बारे में विचारों के अनुसार, तो विचारों के अनुसार इनका क्या है तो देख लेते हैं। देखिए ऑप्शन क्या कह रहा है, पहला तार्किक गणितीय बुद्धि का सर्वोत्तम प्रकार है। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरों की भावनाओं को समझने की क्षमता संगीतीय बुद्धि कहलाती है। ऑप्शन नंबर तीसरा देख लेते हैं, बुद्धि के 3 प्रकार हैं, विश्लेषणात्मक, सृजनात्मक और व्यवहारिक। देखिए बुद्धि के 3 प्रकार नहीं है, कई प्रकार के बताए थे और अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 8 प्रकार के, तो ये भी गलत हो गया। हर व्यक्ति अपने आप में विभिन्न प्रकार की बुद्धियों के विविध स्तर निहित करता है। बिल्कुल सत्य है। तो ऑप्शन नंबर चौथा हमारा राइट हो जाएगा, क्योंकि गार्डनर का यह सिद्धांत क्या कहता है, बहुबुद्धिवाद के नाम से जाना जाता है। जो गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत को 8 विभिन्न प्रकार के 8 विभिन्न प्रकार के बुद्धियों के रूप में विभाजित किया है। तो ऑप्शन नंबर चौथा हमारा राइट हो जाएगा कि विभिन्न प्रकार की बुद्धियों के विविध स्तर निहित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, अभिकथन ए या कारण आर देख लेते हैं। तो अभिकथन ए क्या कह रहा है, एक अध्यापिका को विद्यार्थियों को किसी समस्या पर कार्य करते समय अपने विचारों के मौखिकरण के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बिल्कुल सत्य है भाई, प्रोत्साहित करना चाहिए, पॉजिटिव है। तो कारण आर देख लेते हैं, निजी वाक बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सुसाधित करता है। देखिए जो निजी वाक हुआ, अंतः वाक हुआ, ये जितने भाषा से संबंधित है ये सब संज्ञानात्मक विकास को सुसाधित करते हैं। तो निजी वाक भी उसमें आ जाएगा। और जब संज्ञानात्मक विकास को सुसाधित करता है तो यहाँ पे वही किया गया है कि विचारों के मौखिकरण के लिए प्रोत्साहित करना। तो यानी कि एक दूसरे से कोरिलेट भी है, तो व्याख्या भी कर रहा है। और ऑप्शन नंबर पहला हमारा सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक अध्यापिका प्रचलित सामाजिक जेंडर संबंधी रूढ़िबद्धताओं को कैसे प्रभावहीन बना सकती हैं। देखिए रूढ़िबद्धताओं को कैसे मतलब रूढ़िबद्धताओं को खत्म कर सकती हैं। तो रूढ़िबद्धता किसे कहते हैं, यानी कि रूढ़िवादिता उसे कहते हैं कि लोग पहले से प्रथा आ रही है कि कहते हैं कि लड़कियां ये काम करेंगी, लड़के लड़कों, मतलब अलग अलग, लड़कों का ये काम होता है, लड़कियों का ये काम होता है। तो ये रूढ़िबद्धता को बढ़ाता देता है। तो हमें रूढ़िवादिता को बढ़ावा नहीं देना है। तो देखते हैं, यह सुनिश्चित करके कि खेल सत्र में लड़कियां सिर्फ बैडमिंटन खेलें और लड़के सिर्फ फुटबॉल। तो यहाँ पे रूढ़िवादिता को बढ़ावा दे रहा है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। यह सुनिश्चित करके कि लड़कियों को अध्यापक के रजिस्टर पर काम करने और उनकी सहायता करने के अवसर दें। क्या लड़कियों को सिर्फ, ये भी रूढ़िवादिता को दर्शा रहा है। फर्नीचर इधर से उधर रखवाने में केवल लड़कों की सहायता लेना। अब देखिए फर्नीचर भाई लड़कियों को आप लोग करवाएंगे तो दोनों लोग को करवाना चाहिए। सभी जेंडरों को संगीत, नृत्य व पाक कला प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए कहना। देखिए यहाँ पे सभी जेंडरों की बात कर दी, यानी लड़के लड़कियां सब आ जाएंगे। तो यहाँ पे रूढ़िवादिता को बढ़ावा नहीं दे रहा है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर चौथा हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है कि निम्नलिखित हेतु प्रचुर अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। तो देखिए यहाँ पे समालोचनात्मक चिंतन यानी क्रिटिकल थिंकिंग की बात कर रहा है। तो हम लोग देख लेते हैं, विषय वस्तु को कंठस्थीकरण। तो संपूर्ण पेडागोजी हम बताए थे, तो क्या बताए थे कि जहाँ आप लोग को कंठस्थीकरण दिखे, जहाँ याद करना, जहाँ तुलना, जहाँ अलगाव दिखे, सब तुरंत गलत हो जाएगा। ये भी बताए थे कि निष्क्रिय भी जहाँ दिखे वो भी गलत हो जाएगा। तो विविध जानकारियों की पुष्टि करने हेतु बिल्कुल सत्य,
किसी समस्या पर अपसारी चिंतन, ये भी हम आप लोग को बताए थे कि अपसारी चिंतन हमारा पॉजिटिव होता है, अभिसारी चिंतन निगेटिव होता है। तो यहाँ पे अपसारी है, यानी तीसरा चौथा हमारा सत्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर किसमें है तीसरा चौथा? तो ऑप्शन नंबर हमारा चौथा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, एक संरचनावादी कक्षा में अध्यापिका किस पर जोर देती है? तो देखिए संपूर्ण पेडागोजी में क्या बताएं, रचनात्मक फॉर्मेटिव असेसमेंट जो होता है हमारा पॉजिटिव होता है, यानी कि सत्य हो जाएगा। मानकीकृत जहाँ देखिए गलत, मानक संदर्भित वही गलत, योगात्मक सब गलत, सब निगेटिव। एक एक टैग वर्ड्स, एक एक पॉजिटिव निगेटिव, एक एक कीवर्ड आप लोग को हम बताए हैं कि कौन सा पॉजिटिव सत्य है, कौन सा निगेटिव गलत है। तो संपूर्ण पेडागोजी जाकर आप लोग जरूर देखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, समावेशी शिक्षा डैश के विविध जरियों के निष्कासन पर बल देता है। देखिए निष्कासन पर बल देता है, यानी कि मना करने की बाध्यता कि ये हमारा नहीं होगा। तो देखिए प्रस्तुतिकरण, अभिव्यक्ति, संलग्नता पॉजिटिव है, भेदभाव, भेदभाव क्या है? निगेटिव है। तो निगेटिव ही पूछ रहा है कि निष्कासन पर बल देती है, तो ऑप्शन नंबर चौथा राइट हो जाएगा। आप लोग को संपूर्ण पेडागोजी में बताएं कि भेदभाव नहीं करना चाहिए, निगेटिव होता है। तो एक बार जरूर देखिएगा, मजा आ जाएगा। एक ऐसी कक्षा जिसमें विविध सामाजिक आर्थिक परिवेशों से विद्यार्थी आते हैं, एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? तो देखिए विविध सामाजिक आर्थिक परिवेशों से आते हैं तो विद्यार्थी को क्या करना चाहिए? तो हम लोग देख लेते हैं कि विद्यार्थी को क्या करना चाहिए। देखिए एक अधीनस्थ समूहों से संबंधित विद्यार्थियों के लिए कमतर अपेक्षाएं बनाना और कायम रखा। देखिए कमतर बताएंगे, कमतर अपेक्षाएं, ऐसे ही गलत हो जाएगा। समावेशी भाषा, जैसे कि हमारा विद्यालय, हमारी कक्षा का प्रयोग, ठीक है पॉजिटिव है, सत्य मानते हैं। तो लेकिन और हम देख लेते हैं, गलत छांट लें। देखिए प्रबल समूहों से संबंधित विद्यार्थी की अलगाव आ गया, हम क्या बताएं, संपूर्ण पेडागोजी में बताए थे कि जहां अलगाव की बात करें तुरंत वो गलत हो जाएगा, निगेटिव है। देखिए यहाँ पे रूढ़िवादिता को बढ़ावा देना गलत हो गया। देखिए भय पैदा करना, सब ये गलत हो गया हमारा। तो ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ऐसा ही आप लोग को छांटना है, संपूर्ण पेडागोजी देख लेंगे तो आप हर एक प्रश्न को छांट देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के सफल समावेशन के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? देखिए यहाँ पे दृष्टिबाधित विद्यार्थी के लिए तो समावेशन के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो समावेशन यानी कि इंक्लूजन शिक्षा क्या कहती है? यही कहती है कि सभी को एक साथ समान रूप से देखें, समान रूप से क्लास लें, समान रूप से पढ़ाएं, सब कुछ समावेशन यही कहती है। तो देख लेते हैं, अवधारणा की व्याख्या के लिए चित्रों का प्रयोग करना। देखिए चित्रों का प्रयोग करेंगे सिर्फ, जब दृष्टिबाधित विद्यार्थी है तो आप चित्रों का प्रयोग करेंगे तो ऐसे ही देख नहीं पाएगा। देखिए सभी प्रकार की लिखित सामग्रियों का मौखिक रूप से प्रस्तुत करना। देखिए मौखिक रूप से करेंगे तो हाव भाव से वो समझ सकता है, ठीक है हम सत्य मान है, लेकिन आगे भी देख ले रहे हैं। विद्यार्थी से बात करते समय हाथों का खूब प्रयोग करना, सिर्फ हाथों का प्रयोग करेंगे, गलत, ये भी गलत। दिखाए जा रहे वीडियो को उपशीर्षक देना। देखिए वीडियो को दृष्टिबाधित है तो ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए ध्यानाभाव एवं अति सक्रियता विकार यानी कि ADHD ग्रसित विद्यार्थियों के सफल समावेशन के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए, परिवेश में व्यवधानों को अधिक कर देना चाहिए या लंबे और जटिल प्रदत्त कार्य देना चाहिए, विद्यार्थियों को समय प्रबंधन और संगठनात्मक आदतों के विकास में सहायता करनी चाहिए। बिल्कुल ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा सत्य हो जाएगा। जो ध्यानात्मक एवं अति सक्रियता विकार जो होते हैं उसमें क्या कहते हैं, जैसे कि मतलब ध्यानात्मक मतलब अवधान की कमी होती है। ये जो ADHD है, ये कई बार ये ADHD का फुल फॉर्म पूछा है। तो ADHD का फुल फॉर्म होता है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। क्या? A से अटेंशन, D से डेफिसिट और H से हाइपर एक्टिविटी और D से डिसऑर्डर। तो ये क्या होता है, ये जो एक मानसिक या मस्तिष्क संबंधी बीमारी है जिसमें क्या होता है, ध्यान देने, क्या ध्यान देने, बैठने, स्थिर रहने और अपने व्यवहार को नियंत्रित करने का तरीका प्रभावित करती है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा कि संगठनात्मक आदतों के विकास में सहायता करनी चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए पठन वैकल्य सापेक्ष रूप से किस क्षेत्र में चुनौती प्रदान करता है या पैदा करता है। तो देखिए हम पठन वैकल्य आप लोग को पढ़ने से संबंधित जो विकार होता है तो हम क्या बताए हैं, जो अधिगम विकार लर्निंग क्लास में बताए थे कि लेक्स को लेक्सिया पढ़ता है तो वो पढ़ने में कठिनाई हो रही है, ठीक, तो डिसलेक्सिया होगा। और लिखने से क्या होता है, जो लिखने में दिक्कत होती है डिस्ग्राफिया होता है। तो यहाँ पे पढ़ने से तो है नहीं, देखिए शारीरिक होगा नहीं, ये दूसरों की बातचित्र होगा नहीं, तो बचा क्या, लिखित विशेष सामग्री के बोध में। तो देखिए लिखित, अब कहें कि लिखित के लिए तो आप डिस्ग्राफिया बताए थे, और पढ़ने से विकार तो संबंधित जो होता है आप क्या बताए थे, डिसलेक्सिया बताए थे। तो पठन वैकल्य तो आप कहेंगे कि यहाँ पे तो पढ़ने से संबंधित आ जाएगा, तो लेकिन ये समझिए जो पठन वैकल्य होता है वो ये भी कहता है कि उल्टा रूप से गलत लिखता है, उल्टा रूप से भी लिखने का प्रयास करता है, तो समझने पढ़ने लिखने सब इसमें आता है। तो ये ऑप्शन लिखित विशेष सामग्री के बोध में यहाँ पे होगा, क्योंकि पढ़ने तो संबंधित है नहीं, तो पठन वैकल्य यही सब दिखाता है, लिखित भी और दिक्कत भी पढ़ने में, तो उल्टा रूप से लिखता है, पठन वैकल्य होता है। तो हमारा लिखित विशेष सामग्री के बोध में अधिगम विकार अगर नहीं देखे तो जाकर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में टॉपिक पढ़ाए हैं अधिगम विकार, एकदम ट्रिक के माध्यम से कैसे याद करवाना है आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, प्रभावशाली और अर्थपूर्ण अधिगम के लिए अध्यापक को किस प्रकार की शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियों का प्रयोग करना चाहिए। तो देखिए हम आप लोग को क्या बताएं, जहां मानकीकृत दिखिए गलत, जहां परीक्षा केंद्रित, पुस्तक केंद्रित, अध्यापक केंद्रित सब दिखिए गलत, व्यवहारवादी गलत, सिर्फ और सिर्फ देखिए एक ही मिल गया हमारा पॉजिटिव। तो संपूर्ण पेडागोजी नहीं देखें तो जाकर देख लीजिएगा, और जो प्रश्न आप लोग को नहीं आएगा तो गलत उत्तर खोजकर आप लोग मार देंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अधिगम के कौन से तरीकों पर बल देती है। तो कौन से तरीकों पे बल देती है, अनुभवात्मक अधिगम बिल्कुल सत्य है, डिजिटल अधिगम ये भी सही है, वैज्ञानिक अधिगम ये भी सही है, करके सीखना लर्निंग बाय डूइंग ये भी सत्य है। तो ऑप्शन नंबर 4 पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा हमारा सब सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अध्यापकों को विद्यार्थियों के अधिगम युक्तियों के अर्जन को सुगम सहज करना चाहिए, निम्नलिखित में से कौन से तरीकों का प्रयोग शिक्षार्थियों को अधिक कौशलीभूत बनाने के लिए किया जा सकता है। तो देख लेते हैं कौन सा है, विद्यार्थियों को चिंतन की अभिसारी तरीके से, देखिए हम क्या बताएं, जहां अभिसारी तरीके से आएगा तुरंत गलत हो जाएगा। विद्यार्थियों के अवास्तविक उद्देश्य और समय तालिका बनाने में, अवास्तविक उद्देश्य से तो ऐसे ही गलत हो गया। विद्यार्थियों को स्वयं से प्रश्न करना और स्वयं आकलन समुन्नत करके, बिल्कुल हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा ही क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। क्योंकि हम जहां अगर संपूर्ण पेडागोजी नहीं देखे हैं तो आप लोग से पूरा तहे दिल से रिक्वेस्ट है कि जाकर देख लीजिएगा, पूरा आपको पेडागोजी समझ में आ जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए अधिगम किसके द्वारा नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। तो देखिए अध्यापिका द्वारा प्रदान पाठ या ढांचा को जो कहते हैं, निराशा, देखिए निराशा की भावना अगर आ गया तो वैसे नकारात्मक हो गया, तो हमारा क्या होगा, पहला ही गलत मिल गया, दूसरा ऑप्शन। तो गलत का गलत पूछा है तो हमारा सत्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा लॉक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जल के स्रोतों के बारे में चर्चा करते हुए रानी उत्तर देती हैं कि नल और फवारा पानी के मुख्य स्रोत हैं, उनका उत्तर किसका प्रतिनिधित्व करता है। तो उनका उत्तर किसका प्रतिनिधित्व करता है, तो देख लेते हैं, उसकी समझ जो उसके अनुभवों के आधार पर बनी है, बिल्कुल हमारा पहला ही राइट सही हो जाएगा कि उसकी समझ जो उसके अनुभवों के आधार पर बनती है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अधिसंज्ञानात्मक कौशलों का भाग नहीं है। तो यहाँ पे अधिसंज्ञानात्मक कौशलों का भाग नहीं है। अधिसंज्ञानात्मक कौशल किसे कहते हैं, मेटाकॉग्निटिव स्किल्स कहते हैं किसे, अधिसंज्ञानात्मक कौशलों को। तो देखिए योजना होता है, मूल्यांकन होता है, पर्यवेक्षण होता है, लेकिन निष्क्रिय अनुकरण, देखिए निष्क्रिय वैसे ही आप लोग का निगेटिव मिल गया, पैसिव, जहाँ पैसिव दिखे तुरंत गलत मार दीजिएगा। तो गलत का गलत पूछा था तो हम लोग चौथा लॉक कर देंगे, ऑप्शन नंबर 4।
तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, भावनाओं और संज्ञान के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है भावनाओं और संज्ञान के बारे में। तो देखिए जो ये भावनाओं और संज्ञान होता है यह एक्चुअल होता क्या है। जो अनुभव और इंद्रियों के द्वारा ज्ञान प्रदान की जाती है उसे क्या कहते हैं, संज्ञान कहा जाता है। तो संज्ञानात्मक पद्धति में क्या आता है, जैसे याद करना, सीखना, समस्या की पहचान करना, ये सब समाधान निकालने की व्यक्ति की जो सोच होती है वो विकसित होने तक स्थिति का क्या कहता है, अध्ययन शामिल होता है। तो वही देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन या ऑप्शन सत्य है। अधिगम के लिए रुचि और जिज्ञासा परस्पर संबंधित नहीं है, ऐसे ही गलत हो गया। अधिगम तार्किकता के अमूर्त संज्ञान नहीं। जानकारी ग्रहण करने और कौशल मनोदशा को प्रभावित होते हैं, तो ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा राइट हो जाएगा, क्योंकि अभी जस्ट बताया है कि अनुभव और इंद्रियों के द्वारा ज्ञान प्रदान जो प्राप्त करते हैं वही संज्ञान कहा जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विद्यार्थियों को अधिगम के प्रति अभिप्रेरित करते रहने के लिए अध्यापक को क्या समुन्नत करना चाहिए। तो देखिए निपुण उन्मुखी उद्देश्य बिल्कुल हमारा सत्य है। देखिए प्रतियोगिता जहाँ दिखे तुरंत गलत बात दिखे, जहाँ उच्च ग्रेड की बात दिखे, प्रतियोगिता की बात दिखे, असहायता का सीखा हुआ ऐसे ही गलत हो जाएगा। योग्यता का सत्व या अस्तित्व परिप्रेक्ष्य यानी कि अस्तित्व की बात, देखिए निपुणता उन्मुखी उद्देश्य। इसके अंतर्गत जो शिक्षार्थी होते हैं नए कौशलों का विकास करने और सुधार करने, विविध ज्ञान प्राप्त करने और अपने व्यक्तित्व का विकास करने पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। किसमें, निपुणता उन्मुखी उद्देश्य में। तो याद रखिएगा कि निपुणता उन्मुखी उद्देश्य किसे कहते हैं। इसके अंतर्गत शिक्षार्थी हुए चाहे बालक विद्यार्थी जो भी हैं, तो नए कौशलों का विकास करने, सुधार करने, सब अनेक प्रकार के ज्ञान प्राप्त करने और व्यक्तित्व का विकास करने पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। तो पहला हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, विद्यालय में बच्चों की सफलता में निम्न में से कौन सा कारक बाधा उत्पन्न करता है। देखिए बाधा उत्पन्न करता है यानी कि निगेटिव की बात करता है। तो देखिए लचीला समय सारणी जब संपूर्ण पैरागोजी आप लोग को बताए थे तो क्या बताए थे कि फ्लेक्सिबल यानी कि लचीला होना चाहिए। जो पाठ्यक्रम हमारा जो तैयार होता है वो फ्लेक्सिबल हो। एनईपी 2020 यही कहती है कि पाठ्यक्रम हमारा क्या हो, ज़्यादा लचीलापन हो, फ्लेक्सिबिलिटी की तरफ हो, ना कि कठोर ना कि रिगिड हो। तो देखिए कठोर गलत हो गया। संरचनात्मक शिक्षार्थी अधिगम देखिए कैसा हो, तो लचीली समय सारणी हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और लास्ट क्वेश्चन है, तो अभिकथन ए क्या कह रहा है, कारण आर देख लेते हैं। तो अभिकथन ए, किसी अवधारणा को समझाते समय यह महत्वपूर्ण है कि विषय वस्तु का विद्यार्थियों के दिन प्रतिदिन के जीवन से संबंध बना जाए। बिल्कुल सत्य क्या है, विद्यार्थियों के जीवन दैनिक यानी कि रियल लाइफ जो हमारा है वो सत्य है। तो ये हमारा सत्य हो गया अभिकथन ए। तो अधिगम कंठस्थीकरण के माध्यम से प्रभावशाली होता है। देखिए कंठस्थीकरण जहाँ दिखे तुरंत वो गलत हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, यानी कि अभिकथन ए हमारा सत्य है, कारण आर हमारा गलत है। तो देख लेते हैं ए सही किंतु आर गलत, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट कर दीजिए जिससे हमें मोटिवेट मिले। ठीक है दोस्तों, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।